ठीक है, तो आज हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या है ये हड़प्पा सभ्यता। देखो, पहली चीज, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी भारतीयों को नहीं थी। यानी कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में भारतीय ग्रंथों में हमें किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना नहीं मिलती कि ऐसी कोई सभ्यता रही होगी, थोड़े बहुत एविडेंस के अलावा। लेकिन अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी तब हमें मिली जब अंग्रेजों ने भारत में शासन करना चालू किया। और अंग्रेजों ने जब भारत में शासन करना चालू किया तो उन्होंने भारत का शोषण करने के लिए रेलवे लाइन बनाना चालू की। रेलवे लाइन बनाने का मोटिव उनका यह था कि विदेशों में यानी कि इंग्लैंड में बनने वाली जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को भारतीयों को जो है खरीदने के लिए ऐसी आदत डाल देना जिससे भारत की वस्तुओं को ना खरीदते हुए वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बनने वाली वस्तुओं को खरीदें। और इस तरह उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई जिससे गांव गांव तक वो अपनी वस्तुएं पहुंचा सके। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना चालू की। इसी क्रम में उन्होंने पाकिस्तान में भी रेलवे लाइन बिछाना चालू की। जब पाकिस्तान में उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना चालू की तो उस समय यह हुआ कि रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन बिछाते समय रास्ते में कई छोटे बड़े गांव आए। और इन छोटे बड़े गांव जो आए, इन छोटे बड़े गांव के आसपास जो है कुछ उन्हें वीरान टाइप के दिखाई दिए, उजड़े हुए टाइप के दिखाई दिए। तो ये माना गया स्टार्टिंग में कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के जो ये खंडर मिले, इन खंडरों को लोग आसानी से पहचान नहीं पाए। बल्कि कुछ लोगों ने अपने नए घर के बनाने के क्रम में या उन्होंने जब नए घर बनाए तो इन्हीं हड़प्पा सभ्यता की ईंटों को ले जाकर उन्होंने अपने घरों में लगवा दिया। और इस तरह इस सभ्यता जो जमीन के अंदर आधी दबी हुई थी और आधी बाहर निकली हुई थी, लोगों का ध्यान इसके ऊपर नहीं गया। चार पांच ईंटें तो पुष्पेन भी ले आया। अब ईंटें ला ला के उन्होंने उस सभ्यता को यानी उस गांव को, वीरान था इससे तोड़ा फाड़ी बल्कि आराम से कर रहे थे। तो हुआ ये कि इस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी गई थी। और इस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंगम। जब अलेक्जेंडर कनिंगम इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए तब उनके समय रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन बिछाते समय उनका ध्यान जो है वो इस ओर गया। लेकिन वो इस उजड़े हुए गांव को पहचान नहीं पाए और उनको लगा भैया होगा कोई गांव के लोग होंगे, रहते होंगे, हम लोगों ने बहुत कुटाई मचाई होगी और छोड़कर चले गए होंगे। तो क्वेश्चन एक आता है कि ऐसा कौन सा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रमुख था जो कि हड़प्पा सभ्यता को पहचान नहीं पाया? वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम। और अलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा के महत्व को पहचान नहीं पाए। लेकिन इसके पहले 1826 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये कोई एक पुरानी बस्ती टाइप की है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को पहली बार अगर किसी ने बताया तो चार्ल्स मेसन ने बताया, लेकिन वो आई गई बात हो गई, ध्यान नहीं दिया किसी ने। कनिंगम महोदय बनाए गए, उन्होंने भी फटाफट रेलवे लाइन बिछाई, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड भी बनाए गए वो, पर इनका ध्यान भी उस ओर नहीं गया। और इतनी बड़ी सभ्यता को कोई पहचान नहीं पा रहा। मार्केट में एकदम कोई भी ऐसा पार्क ही नहीं आया कि जो इस सभ्यता को पहचान ले। तभी क्या हुआ कि आगे चलकर एक डिपार्टमेंट बनाया गया भारत में जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इसकी स्थापना करी थी भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना दिया। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना दिया गया तो आगे चलकर इस डिपार्टमेंट ने भारत की उन चीजों को खोजना चालू किया जो कि या तो खत्म होने की कगार पर आ गई हैं या फिर जो टूट फूट गई हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाए, वरना यह समाप्त हो जाएगी। और अंग्रेजों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसी टूटी फूटी चीजों में या आर्कियोलॉजिकल साइड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं वो लोग। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि आगे चलकर इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए जॉन मार्शल। कौन बनाए गए? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने देखा कि भैया रेलवे लाइन बिछाते समय उनको सूचना मिली कि भैया यार एक पुराना सा खंडर सा गांव मिला है
और ये पुराना खंडर सा जो गांव मिला है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, और ये आज के गांव से मैच नहीं कर रहा है। जॉन मार्शल की घंटी बजी, उसने सोचा यार कुछ नया खोजने को मिलेगा, और जॉन मार्शल ने अपने असिस्टेंट दयाराम सहानी को बुलाया। ए सहानी इधर आ बेटा। और सहानी को बोला यार एक गांव निकला है, कुछ डिफरेंट टाइप का दिख रहा है और आज के गांव से मैच नहीं खा रहा है, तो जाके जरा खुदाई करके देख जरा यार ये गांव कैसा है। और जो असिस्टेंट थे जॉन मार्शल के, दयाराम साहनी, वो गए और जाकर उन्होंने वहां पर जो साइट थी, उस साइट का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा गांव रहा होगा वहां पर, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। और दयाराम साहनी 1921 में उस गांव में गए जिस गांव का नाम क्या था, हड़प्पा। और वहां पर उन्होंने जब खुदाई की, और खुदाई करने के बाद जहां पर उन्हें कुछ एविडेंस देखने को मिले, और जब उनको कुछ एविडेंस देखने को मिले तो उस एविडेंस को देखने के बाद उन्होंने उसकी आयु को पता किया, और उसकी एज पता करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का यूज किया जिसको हम क्या कहते हैं, C14 यानी कि कार्बन डेटिंग टेक्निक। और कार्बन डेटिंग टेक्निक के द्वारा उन्होंने उसकी आयु पता की, और उस समय की वस्तुओं की जब आयु का अनुमान लगाया गया तो वो इस समय की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी निकली। दिमाग घूम गया दयाराम साहनी का। गए जॉन मार्शल के पास। मार्शल यार, सर मार्शल बोलेगा ना, सीनियर है। सर मार्शल देखो यार यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, और ये अभी की नहीं, ये तो बहुत पुरानी दिख रही हैं। जॉन मार्शल बोला क्या बात है, एक काम कर और खुदाई कर। और फिर दयाराम साहनी ने और खुदाई करी। जब और खुदाई करी तब उसमें जो चीजें निकल कर आई, उस चीजों के आधार पर जब C14 यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा जब इसकी आयु का पता करा गया तो ये लगभग 2500 वर्ष पहले, और पहले भी कब, BC में, यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। 2025 और ये 2500 मिला लोगे तो कितना हो जाएगा, 4550। यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता प्रकाश में आई जिसके बारे में भारतीयों को ज्ञान तक नहीं था। और भारतीय लोग अपना इतिहास वेदों से मानते आ रहे थे, और भारतीयों को यह पता था कि हमारे जो वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस तरह जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है जिसे हम ऋग्वेदिक काल से प्रारंभ मानते हैं, वहां से चालू हुआ है भारत का इतिहास। लेकिन जब इस हड़प्पा सभ्यता को खोज लिया गया 1921 में, तब यह पता चल गया कि भारत की सभ्यता कोई 3-4 हजार साल पुरानी नहीं बल्कि ये कई सालों पुरानी है, और लगभग 4500 साल पीछे चले गए हम इस सभ्यता के कारण। और इस तरह भारत की सभ्यता वैदिक सभ्यता से नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ। समझ में आई बात। हमारी सिविलाइजेशन हमें कब खोजने को मिली, 1921 में, और इसे किसने खोजा है, दयाराम साहनी ने। याद रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है कि दयाराम साहनी ने किसको खोजा, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा। हिंदी मीडियम वाले तो हाथ से हाथ मिला लेना, इंग्लिश वाले अपना खुद देख लो, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने किसको खोज निकाला, हड़प्पा को। आगे फिर बनर्जी साहब आए, बनर्जी साहब बोले यार मैं भी एक आध खोजूंगा, और बनर्जी को भी टाइम दे दिया गया। बनर्जी ने यानी कि राखलदास बनर्जी ने भी 1922 में एक नई सभ्यता को और खोज निकाला, यानी उसका एक और नया शहर खोज निकाला जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। और इस तरह इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग नगरों की खोज कर दी। समझ में आ रही बात। तो 1921 में किसकी खोज की गई, हड़प्पा की। किसने की, दयाराम साहनी। फिर बनर्जी भी कहां पीछे रहने वाले थे। तो 1922 में किसने खोज करी, राखलदास बनर्जी ने। किसकी कर दी, मोहनजोदाड़ो की। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत नहीं होने चाहिए, गलत हो जाए तो आईने में अपना चेहरा मत देखना। समझ गए बात को, ये दोनों सेट याद रहेंगे सबको। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज कर ली, और इस तरह दो बड़े बड़े नगर प्रकाश में आ गए। अब
यहां पर जब हड़प्पा को खोजा गया तो हड़प्पा को खोजने के साथ साथ यहां पर एक साइड निकल के आ गई हड़प्पा, और यहां पर खोज लिया गया क्या, मोहनजोदाड़ो। अब लोगों ने बोला भैया तुम दोनों ही खोजोगे क्या, हम नहीं खोजें क्या, हम भी खोजेंगे। और ऐसे करते करते हड़प्पा में कई और नगर खोजे गए, और आगे चलकर इस हड़प्पा सभ्यता के और बहुत सारे नगर प्रकाश में आए। क्लियर है पहले यहां तक बात। भारत की इस सभ्यता की खोज ने भारत को इतना अधिक पुराना कर दिया, और भारत की सभ्यता को इतना पुराना बना दिया कि यह सभ्यता किसी और सभ्यता के समान हो गई। पहले यह माना जाता था कि वर्ल्ड में अगर सबसे पुरानी कोई सभ्यता है तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कई लोगों का मानना था कि मिस्र और इजिप्ट की सभ्यता जो थी वो भी इस समय सबसे पुरानी हुआ करती थी। और इस समय हड़प्पा के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि हड़प्पा के लोग ऐसा कुछ बना के ही नहीं गए थे कि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। इसलिए जब हड़प्पा के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें आसानी से समाप्त हो जाने वाली थी, इसलिए इस सभ्यता को पहचानना इतना आसान नहीं था। अब इसी क्रम में भारत में एक सभ्यता खोज ली गई, और उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, और इस तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई। अब प्रश्न उभर कर आता है, क्या यही चच्चा लोग थे और कोई नहीं थे? क्या पूरे वर्ल्ड में यही सिविलाइजेशन थी और कोई सिविलाइजेशन नहीं थी? तब यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यताएं पनप रही थी। जैसे ईरान और इराक में एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता, और हम मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार भी किया करते थे। इसके एविडेंस हमें मिलेंगे। दूसरा, यहां भी एक सभ्यता पनप चुकी थी जिसने विश्व के बड़े बड़े पिरामिड बना डाले, और इस तरह नील नदी पर बसी हुई ये सभ्यता जिसे हम इजिप्ट के सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और इस तरह यहां पर मिस्र की सभ्यता को भी स्थापित किया गया। इसके अलावा चाइना भी पीछे कहां रहने वाला था। चाइना में भी इस समय हांगहो नदी पर एक सभ्यता पनप रही थी, और इस तरह हांगहो रिवर पर भी एक सिविलाइजेशन पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में भी इस समय अमेजन वैली में आज भी यहां के लोग बहुत पुराने ख्यालों में रहते हैं, और यहां पर भी एक सभ्यता एस्टेब्लिश हो चुकी थी जिसका नाम था अमेजन रिवर की सभ्यता। और इस तरह पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिविलाइजेशन स्थापित थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन प्रेजेंट टाइम पर 3 कंट्री में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर है। और इस तरह पूरे वर्ल्ड में इस तरह की अलग अलग सिविलाइजेशन डेवलप हो गई। भी आएगा ना भारत में, सब लिखा है नोट्स में। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ गई। बनाना तो बना लेना ये, ठीक है ना। तो कैसा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो मैंने बताने के लिए बताया कि यहां यहां पर ये सभ्यताएं, वर्ल्ड का मैप है ना ये। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, कि तुम्हें पता रहे कि हड़प्पा सभ्यता के समय और कौन सी सभ्यता थी। तो हड़प्पा के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। क्लियर है। चलो, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अगर हम नाम की बात करते हैं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को लोगों ने समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा। ठीक है। अब अलग अलग नामों से पुकारा तो कैसे पुकारा, जैसे ए हड़प्पा, और इस तरीके से उसको क्या बोला, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला। क्या बोला, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला। पुष्पेंद्र ने बोला नहीं, मैं इसको नहीं मान, मैं सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता डेवलप हुई है इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, इंडस सिविलाइजेशन करूंगा। क्या कहूंगा, इंडस सिविलाइजेशन करूंगा। लेकिन फिर बाद में लोगों ने बोला सिर्फ इंडस पे थोड़ी है, ये तो इंडस से लेकर सरस्वती नदी के बीच में स्टेब्लिश्ड है,
यानी कि इंडस और सरस्वती के बीच में स्थित है, इसलिए इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरी अगर बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन घग्गर नदी के आसपास भी डेवलप है, और इस तरह घग्गर नदी के आसपास ज्यादा नगर पाए गए हैं। किसी ने बोला यार कि एक काम करो यार, हड़प्पा सभ्यता तो सब नाम रख रहे हैं, एक काम करो ये बताओ यहाँ पर सबसे पहले यहाँ के लोग यूज क्या करते थे। बोले यहाँ के लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, कांसा यूज करते थे। तो बोले मेरी तरफ से एक नाम बोल लो, ब्रॉन्ज एज। और इस तरह ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसका नाम पड़ गया। उन्होंने बोला सबने यार क्या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु और ये सब लगा के रखा हुआ है। भाई ये पूरी तरीके से प्लान एक तरीके से बनाया गया था, पूरी तरीके से नगर के लोग यहाँ पर रहते थे। बकायदा इन्होंने सड़कें बनाई, बकायदा इन्होंने मकान बनाए, बकायदा इन्होंने रहने के लिए घर बनाए, इन्होंने रहने के लिए घर के साथ साथ अनाजों को रखने के लिए भी इन्होंने ग्रेनरी हाउस बनाए, अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए, ये मीटिंग हॉल बनाई इन्होंने, सभा भवन। कहाँ लगे हुए और तुम यार इसको ये कहने के लिए, इसलिए इसको पहल जो है कहना है तो फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन कहो। और इस तरह ये कोई एक नहीं बल्कि भारत का पहला रिवोल्यूशन है। और इस तरह रिवोल्यूशन का मतलब वो लड़ने वाला रिवोल्यूशन नहीं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन का मतलब ये पहली अर्बन रिवोल्यूशन सिविलाइजेशन। समझ में आई बात। तो हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से पुकारा गया, समझ गए। तो कोई एक नाम नहीं है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़प्पा अलग है, ये इंडस क्यों बोल रहा है। सबका नाम एक ही है, समझ गए। हड़प्पा बोलो, इंडस सरस्वती बोलो, फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन बोलो या ब्रॉन्ज एज बोलो, सब एक ही चीज। क्लियर है बात, समझ में आ गई सबको बात। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया है, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता कहने का पहला कारण यह है कि पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका नाम जरूर पड़ गया, लेकिन अगर इसके सबसे बड़े नगर की बात आए तो वो है मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। और ये मोहनजोदाड़ो के खंडर है, पूरी तरीके से टूट फूट गए हैं। और इनको खुदाई करके देखो, बारीक बारीक चीजों से खुदाई की होगी। देखो ईंटों का प्रयोग किया था इन लोगों ने, आज से 5000 साल पहले ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। और शुक्र मनाओ ये जो ईंटें हैं ये पकी हुई ईंटों के रूप में यूज की गई। अगर ये कच्ची ईंटों में प्रयोग की जा रही होती तो ये सभ्यता हमें कभी नहीं मिलती। इतनी बरसातों में पूरा गांव मिट्टी का राख बन गया होता और मिट्टी पूरी गाद बन गई होती। लेकिन इस मिट्टी की ईंटों को पकाकर इन्होंने यूज किया, इसलिए ये सभ्यता आज हमारे सामने प्रकट हो गई। समझ में आई बात। ये जो चित्र तुम्हें दिख रहा है, इस चित्र में ये है जनरल बाथ। क्या है ये? जनरल बाथ, जिसे हम महास्नानागार कहते हैं। महास्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो। और इस स्नानागार में जो यूज किया जाता था वो ये कि यहां पर संभवतः एक ये गड्ढा खुदा हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। यहां पर ये इन लोगों ने जिप्सम की यहां पर परत लिखा रखी थी, और इसमें ये पानी उड़ेलते थे और पानी उड़ेलने के बाद इसे लबालब भर देते थे। प्रेजेंट टाइम का स्विमिंग पूल है, ठीक है। लेकिन उस समय इन्होंने स्विमिंग पूल के लिए यूज नहीं किया इसको कि नहाने के लिए सिंधु नदी तक नहीं जा पाए और यहां पर पानी स्टोर किया। उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि शायद ये लोग पूजा करते समय यहां पर स्नान कर सके, और पूजा करते समय यहां पर स्नान करके वो अपनी पूजा अर्चना करते थे। ग्रेट बात यही है, इसी को जनरल बात बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हें एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में देखोगे तो देखो चारों तरफ से ये खुदा हुआ है। अब यहां पर दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो क्वेश्चन आता है जनरल बात में सीढ़ियां किस ओर होती थी? तो जनरल बात में सीढ़ियां नॉर्थ और साउथ की ओर होती थी, नॉर्थ की ओर और साउथ की ओर। क्लियर है। अब यहां देखो तुम्हें यहां पर ये टीले दिखाई दे रहे हैं, ये टीले दिखाई दे रहे हैं। ये टीले जो हैं बेसिकली कमरे हुआ करते थे, और आसपास यहां पर पुरोहित जो कि पूजा अर्चना करने वाले होते थे उनके कमरे बने होते थे, और ये यहीं पर पूजा पाठ करते थे।
जब तुम मोहनजोदाड़ो मूवी देखोगे तो मोहनजोदाड़ो मूवी में तुम्हें ये ग्रेट बात दिखेगा, और ग्रेट बात के आसपास तुम्हें पुरोहितों के आवाज दिखेंगे, जिसमें ऋतिक रोशन चुपके से घुस जाएगा। समझ गए? हीरोइन इसी में नहाते हुए दिखाई देगी तुम। वो तैयार वैयार होके पूजा वूजा करने के समय वो इसी तरह उत्तर से निकलेगी और यहां से ऊपर चढ़ेगी, और इस तरह पानी में स्नान करते हुए उसको दिखाया जाएगा, और फिर वहीं पे गाना वाना भी लग रहा होगा, तो तुम पुष्पन डांस मत करने लगना। ठीक है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या नाम जो खोजा गया है, उसमें सबसे अगर अथेंटिक कोई नाम लगता है तो वो हड़प्पा सभ्यता ही लगता है, क्योंकि इसका पहला खोजा गया नगर भी क्या था? हड़प्पा। क्लियर है? अब दिमाग खनका लोगों का, अरे यार खोज तो लिया यार अपन ने एक सिविलाइजेशन यार, और भारत की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन खोज ली गई है, मार्केट में तहलका मच गया है। अब ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो खोजी गई है, आखिर यार इसका टाइम पीरियड तो पता करें यार, कब की टाइम पीरियड है। तो इसके लिए उन्होंने किसका यूज किया? कार्बन डेटिंग यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया, और इसके आधार पर जो ऑथेंटिक डेट निकल कर आई, कई किताबों में अलग अलग लिखा है, 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच। ये वो टाइम पीरियड है करीबन 550 600 वर्ष का। ये वो समय है जब हड़प्पा सभ्यता अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, और यहां रहने वाले लोग इंजॉय से भरपूर थे, और ये सभ्यता अपने उस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि ये अपने आप को डेवलप भी कर चुके थे, ये ट्रेड भी कर रहे थे, ये सड़कें भी बना रहे थे, ये मकाने भी बना रहे थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार भी कर रहे थे। यानी इन्होंने फुल लाइफ जो है वो अपनी स्टेब्लिश कर ली थी। ये वो दौर था। 1750 तक आते आते ये सभ्यता डिक्लाइन कर जाएगी। क्यों कर जाएगी इसको हम देखेंगे आगे। समझ गए बात को? तो टाइम पीरियड समझ में आ गया इसका? हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी। ये पुष्पेंद्र खड़ा, पुष्पेंद्र का देखो साथ में कौन खड़ी है? पुष्पा भाभी खड़ी है। अब बात आती है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग आखिर कौन थे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक। तो इस सभ्यता को लेकर कहा गया है कि यहां पर रहने वाले कई लोगों ने यहां पर रहना चालू किया, जिसमें मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट रहे होंगे। इसके अलावा मेरिडियन सी यानी कि भूमध्य सागर के आसपास के लोग यहां आकर बसे होंगे, यानी भूमध्य सागरीय लोग होंगे, मंगोलायड होंगे, अल्पाइन लोग होंगे, और इस तरीके से इस जाति के लोग यहां आकर बसे हैं। याद रखना, निग्रो नहीं है। कौन नहीं है? निग्रो नहीं। यहां पर हमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेरिडियन सी यानी कि भूमध्य सागर के वाले लोग, मंगोलाइड और अल्पाइन लोग मिलेंगे, बाकी हमें निग्रो नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये चार जातियां यहां पाई जाएंगी। ऑप्शन में निग्रो आएगा तो निग्रो काट देना। समझ गए बात को? तो यहां पर कौन सी जाति नहीं पाई जाएगी? निग्रो नहीं पाई जाएगी, है ना? निग्रो नहीं है ना ये बेटा, बेटा सॉरी, है ना? ठीक है, समझ गए बात को? अब हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो थे, उनके पीछे मोटिव क्या दिया गया? अब मोटिव ये निकला कि आखिर हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। ऐसे थोड़ी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया होगा, प्रकट हो गए होंगे, "ले बेटा जा हड़प्पा सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश कर"। ऐसा तो नहीं किया होगा ना। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं से तो ये मनुष्य पैदा हुए होंगे, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ये मनुष्य। अब इसको लेकर दो तरह के व्यू दिए गए। विद्वानों ने कहा है या तो ये विदेशी हैं, हाय हेलो हाउ आर यू करते हुए आ गए, या फिर ये वो लोकल लोग हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप कर दिया। तो दो मत निकल कर आए, पहला विदेशी और दूसरा स्वदेशी। जो विदेशी हैं इसको अब खारिज कर दिया जाता है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनका यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग आकर बसे हैं,
ये हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जो आकर बसाया गया है, ये कोई विदेशों से नहीं आए, बल्कि यहीं पर जो एक हमें चाल्कोलिथिक एज देखने को मिल रहा था, यानी यहां पर हमें जो तांबे की बस्तियां देखने को मिली थी, और इन्हीं तांबे की बस्तियों के लोगों ने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप किया। जो तांबे का प्रयोग करने वाले लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया, और डेवलप करके यही लोग जो हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के मालिक बन गए थे। समझ गए बात को? यानी मनुष्य ने खुद को डेवलप करके जो भारत में रहने वाले लोग थे, इन्होंने ही एक सभ्यता को जन्म दे दिया, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बात? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन हैं? स्वदेशी यानी कि इंडियंस ही हैं, जिन्होंने इस आप को डेवलप किया। यानी कि विदेशी लोगों के बारे में ये नहीं माना जाता। अगर चलो मान भी लें कि मेसोपोटामिया या इजिप्ट के लोग यहाँ कर आके बसे, तो भाई इन्होंने वहां पिरामिड मिला, हमें में क्या वो कांटे लगे हुए थे, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाए? समझ गए? अगर उन लोगों ने वहां पर डेवलपमेंट किया, तो यहाँ भी आके बना बुनू देते कुछ ना कुछ, काय को नहीं बनाया? ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ऐसा हमें कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसका टोटल एरिया है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी ये सभ्यता। यानी इतने विशाल एरिया को कवर कर रखा था इस सभ्यता ने। सोचो, इतने विशाल एरिया में फैली हुई थी ये सभ्यता। अगर हम इसकी बात करें तो इसे नॉर्थ में ये जम्मू से लेकर साउथ में गोदावरी तक थी, और वेस्ट में ये बलूचिस्तान से लेकर, यानी बलूचिस्तान में मकरान तट है, वहां से लेकर नॉर्थ ईस्ट में ये मेरठ तक फैली हुई थी। और इस तरह अगर हम इसका आकार देखें तो ये एक प्रकार का ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज आकार बनाती है। कैसा आकार बनाती है? और इस तरह इसका टोटल एरिया हमें इस तरह दिखाई देता है। तो नॉर्थ में जो जम्मू है, वहां का लास्ट जो लोकेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो है मांडा। जम्मू में कहां तक फैली हुई है? मांडा तक। वेस्ट में बलूचिस्तान तक कहां फैली हुई है? सुत कांगे डोर तक। ये याद रखना, चारों बॉर्डर उसकी। समझ गए? पीटी करके दिखाऊं मैं तुम्हें? समझ गए? और मेरठ के पास आलमगीरपुर तक, और साउथ में कहां तक? देमाबाद तक फैली हुई है। समझ गए बात को? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ये लोकेशन, ये तुम्हें मैप बना लेना आराम से, तो इसकी लोकेशन या उसका एरिया तुम्हें पता चल जाएगा। अब इस हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो नॉर्थ में जम्मू में ये किस नदी के किनारे है? तो जम्मू में ये किस नदी के किनारे है? चिनाब रिवर पर। यानी कि मांडा किस नदी पर है? चेनाब रिवर पर है। सेकेंड, यहां पर मांडा हमें मिलता है। जबकि साउथ में देखा जाए तो साउथ में लगभग हम 1400 किलोमीटर नीचे जाएंगे, यानी 1400 किलोमीटर नीचे जाओगे तब जाकर हमें उसकी लास्ट लोकेशन मिलेगी, देमाबाद। और देमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और यह किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। इसके बाद देमाबाद मिलेगा हमें गोदावरी नदी किनारे। वेस्ट में अगर हम कहें तो वेस्ट में बलूचिस्तान में हमें दिखेगा सुत कांगेडोर। और सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे है? दाशक नदी के किनारे है। और फिर हम 1600 किलोमीटर इस ओर जाएंगे, और 1600 किलोमीटर इस ओर जाएंगे तो हमें आलमगीर मिलेगा। और आलमगीर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ये वाला मैप बना लो, ठीक है? इस वाले मैप को बना के रखो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन जो है वो आएगा। उसका एरिया बताओ क्या था? तो एरिया याद रखना, भाई साहब जो है वो इतने इतने दूर तक फैल चुके थे, यानी उन्होंने इतने बड़े एरिया को कवर कर रखा था। सोचो, जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक फैल गए थे,
बाकी समय के साथ अभी रिसर्च और आगे नहीं बढ़ाई गई है। अगर रिसर्च आगे और बढ़ाई जाए तो और नगर खोजे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई नगरों को प्रॉपर तरीके से खोजा नहीं गया है। समझ गए बात को? क्लियर? ओ गेंदा का फूल, काय का फूल लगा के चमेली का? चोरी करती है ना वो आदत। समझ गए बात को? क्लियर? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद रहेगा। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता उत्तर में चेनाब नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में दाशक नदी से लेकर हिंडन नदी तक फैली हुई थी। मांडा टू देमाबाद, सुतकांगेडोर टू आलमगीरपुर। समझ गए? और इस तरीके से यह सभ्यता एक विशाल एरिया में डेवलप हो चुकी थी। अब हम इसकी विशेषता पर आते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर विशेषता की बात की जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। लेकिन इस सिविलाइजेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उसकी टाउन प्लानिंग, यानी उसके नगर। हड़प्पा सिविलाइजेशन के नगरों की बात की जाए तो इनके नगरों को इस तरीके से डेवलप किया गया था कि ये नगर अपने आप में एक जाल की तरह बुने गए थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो ये कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, यानी कि समकोण पर काटती थी। यानी इस समय सड़कों को सीधी बनाया इन लोगों ने। और इन्होंने सीधी बनाते हुए ऐसे सांप जैसे नहीं बना दी, उन्होंने सीधी बनाई उन्होंने। और सीधी बनाने के बाद भी उन्होंने बकायदा दूसरी सड़क को भी सीधी बनाया। और इस तरह दूसरी सड़क को भी सीधी बनाते हुए बीच में इन दोनों सड़कों का मिलन भी कराया उन्होंने। और इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काट। बात समझ में आई? नगरों को इस तरीके से विशाल बनाया गया था कि सड़कों को भी 90 डिग्री के एंगल पर लाकर काटा जाता था। लेकिन ये सड़कें कच्ची नहीं होती थी, बल्कि इन सड़कों को भी ईंटों से पक्का बनाया गया था, जैसे चलते समय पांव कीचड़ में न लग जाए तुम्हारे। और इस तरह इन सड़कों को भी पक्का किया गया था। यानी सोचो, सड़कों को बनाने के लिए भी उन्होंने उसको पक्का किया। और आज भी हमारे यहां सड़कें एक दूसरे को कितने एंगल पर काटती हैं? 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। जहां भी तुम चले जाओगे सड़कें तुम्हें 90 डिग्री एंगल पर काटती हुई दिखाई देंगी। ठीक है? चाहे ज्योति चौराहे पे जाओ, चाहे तुम न्यू मार्केट जाओ। दूसरा, नगर दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा वेस्टर्न और एक होगा ईस्टर्न। वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या अंतर है? एक नगर होगा, नगर को चारों तरफ से जो है बाउंड्री वॉल से घेरा जाएगा। अब मान लो ये नगर है, इसका ये वेस्टर्न वाला भाग है, ये ईस्टर्न वाला भाग है। और वेस्टर्न और ईस्टर्न भाग को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घेरा गया। चारों तरफ से घेरा गया है। वेस्टर्न भाग थोड़ी ऊंचाई पर एक टीले पे बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? एक टीले पे बनाया गया है। और टीले पर बनाते हुए इस वेस्टर्न घाट पर लोगों के रहने के लिए बनाया गया। उसे तीनों मतलब चारों ओर से इसे भी बाउंड्री वॉल से घेरा गया। ठीक। दूसरी तरफ यह अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर जो वेस्टर्न जो टीले पर बनाया गया है, जो एक ऊंचाई पर बनाया गया है, यहां पर कौन रहता होगा?
तो ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अच्छे संपन्न लोग रहा करते होंगे, जो कि अधिक व्यापारिक वर्ग रहता होगा, यानी जो संपन्न कास्ट होती होगी, यानी उच्च वर्ग की जो कास्ट होती होगी, वो यहां पर निवास करती होगी। और इनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। यानी ये इस समय अपर कास्ट को दिखाता है, और आम पब्लिक टीले के नीचे रहा करती थी, जहां पर आम जनता निवास किया करती थी। और इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो नगर पाए गए हैं, जो कि अलग अलग नगर पाए गए हैं, इसमें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक वेस्टर्न भाग जो एक ऊंचे टीले पे होता था, उच्च समुदाय के लिए होता था, जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होता था। एक निचला होता था जिस पर आम लोग रहा करते थे, हम जैसे लोग आम लोग थे। समझ गए बात को, पुष्पेंद्र को छोड़ के। वेस्टर्न किला अपेक्षाकृत ऊंचा होता था, हाँ भैया ऊंचा है, किंतु छोटा होगा। हाँ छोटा ही होगा, पब्लिक कम होगी तो छोटा ही होगा ना। इस किले को चारों तरफ से फोर्ट यानी के दुर्ग से घेरा गया होगा, जबकि ईस्टर्न टीला जो है वो टाउन होगा यानी नगर होगा, और ये बड़ा होगा क्योंकि पब्लिक ज्यादा है। और यहां सामान्यतः नागरिक लोग, व्यापारी या क्राफ्टमैन वगैरह, कारीगर वगैरह, श्रमिक वगैरह, ये लोग यहां पर रहते होंगे, अनुमान लगाया गया है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिखना तो जानते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा उसे हम पढ़ नहीं पाए, और जब हम पढ़ नहीं पाए तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा होता होगा, ऐसा करते होंगे। समझे बात को? क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न थोड़ा ऊंचा, ईस्टर्न थोड़ा नीचा। यहां पर हाई क्लास, यहां लोअर क्लास। क्लियर है? लेकिन सुरक्षा पे बहुत ध्यान रखते थे भैया। ये अपने आप को तो बाउंड्री वॉल रखा था इन्होंने, पूरे नगर को भी चारों तरफ से घेर लेते थे, सिर्फ आवन जावन का एक ही रास्ता देते थे ये, जिससे कोई बाहर से आकर इस पर अटैक ना कर दे, वरना पता लगे कोई बाहर से आके एकदम अटैक करके चला जाए। इसलिए उसको बाउंड्री वॉल से घेर कर रखा जाता। अगर बात की जाए तो वेस्टर्न टीला एक बाउंड्री वॉल से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीले को किसी भी बाउंड्री वॉल से घेरा नहीं जाता था। नहीं घिरा हुआ ये घिरा हुआ है। समझ में आई बात? इसको नहीं घेरा गया, लेकिन बाकी सबको चारों तरफ से घेर दिया जाता था। समझ में आ गई बात यहां तक? अब नगरों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नगर जो होते थे, उन नगरों में जो है मुख्य रूप से कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे एक साइड है हड़प्पा सिविलाइजेशन की जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का नगर जो है वो एक बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, यानी पूरी बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। लोथल और सुरकोटदा, ये भी दो साइड है, नाम देखो डिफरेंट आएंगे, तुम्हें याद करने में दिक्कत जाएगी एक दो बार, ठीक है। लोथल और सुरकोटदा, यहां पर अलग अलग दो टीले नहीं मिले, बल्कि पूरा नगर एक ही टीले पर बसा हुआ था। इन्होंने अलग अलग नहीं बसाया, बोले कहा मेरे भाई तू अलग जाएगा, एक काम कर नीचे टीले से आ जा, मैं भी साथ में रहूंगा। तो इन्होंने जो है वो अलग अलग नहीं बनाए, बल्कि लोथल और सुरकोटदा में ये लोग पूरे एरिया में एक ही बाउंड्री वॉल से घिरी हुई दीवारों के अंदर रहा करते थे। यानी कोई भी बड़ा नहीं था, ये सब एक ही दीवार से घिरी हुई रहा करती। ये आने जाने का देखो एक रास्ता था, ठीक। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नगर कितने भाग में डिवाइड होते थे? दो पार्ट में डिवाइड होते थे, लेकिन एक ऐसा नगर है जो दो में नहीं बल्कि तीन में डिवाइड होता था, और वो है धोलावीरा। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जो कि एक दो नहीं, इसका भाई साहब का पेट नहीं भरा, इसके तीन टाउन बनाए गए। कितने टाउन बनाए गए? तीन। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कौन सा ऐसा नगर है जो तीन भागों में विभाजित था? धोलावीरा। धोलावीरा में हमें एक स्क्रिप्ट मिलता है, और याद रखना हड़प्पा सिविलाइजेशन में
हमें सबसे बड़ा साइन बोर्ड धोलावीरा से मिला है। ये वो साइन बोर्ड है जो कि मेन गेट के पास गड़ा हुआ मिला है हमें, और इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि लिखी हुई है। और इस तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो एक लकड़ी की काठ पर लिखी गई है, जिसको व्हाइट चूना यानी जिप्सन से भरकर तैयार किया गया है, और उसमें लगभग 10 अक्षर बने हुए, 10 सिंबल बने हुए। और इस तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला ऐसा नगर धोलावीरा, जो कि 3 भागों में डिवाइड होता था, वहां से हमें 2 चीजें मिली हैं। पहली चीज, ये 3 भागों में डिवाइड है। दूसरी चीज, यहां पर हमें साइन बोर्ड मिला है। क्या मिला है? और यहां पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप था, यानी कि जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा था। यहां पे फर्शों को धोया जाता था, और सफाई पर धोलावीरा में इतना ध्यान रखा जाता था कि गंदगी नगर में ना आ पाए। इसलिए नगर में जरा सी भी गंदगी हमें देखने को नहीं मिलती। जहां पर मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताएं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में लगी हुई थी, वही हमारे सभ्यता के लोग झाड़ू पोछा लगाने में लगे हुए थे। हम लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई, बल्कि हमने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? हेल्थ पर ध्यान दिया। हमने अपनी स्वच्छता पर ध्यान दिया, साफ सफाई पे ध्यान दिया। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता इन बड़ी इमारतों के चोचले में जालों में नहीं आई। समझ गए बात को? इन लोगों ने अपने जो नगर बनाए थे, उन नगरों में इतनी खूबसूरती इन्होंने रखी थी कि कमरे इन्होंने बनाए, और कमरे भी बनाने के लिए देखो इन्होंने क्या किया। मान लो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में ये एक नगर की सड़क है, ये सड़क जा रही है, ये दूसरी सड़क आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। आएगी, क्यों नहीं आएगी? जी हाँ, चौराहा है। घूमोगे? ठीक। यहां पर मकान बने हुए, कहां बने हुए हैं? मकान बने हुए। इन मकानों की एक खासियत है। खासियत यह है कि इन मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड की ओर ना खुलते हुए गलियों में खुलते थे। कहां खुलते थे? गलियों में खुलते थे, मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस एक मकान को मैं लूं, तो मान लो ये एक मकान है, इस मकान के चारों ओर कमरे बने होते थे। क्या बने होते थे? कमरे बने होते थे। ये पुष्पेन का कमरा, ये राम का कमरा, ये अभिषेक का कमरा, ये जाट का कमरा, सबके कमरे बने हुए थे। इन्हीं कमरों में से एक किचन यानी कि रसोई घर होता था। खाना वाना भी तो बनाते होंगे यार, ठीक। और इन्हीं में से एक इनका बाथरूम यानी कि शौचालय भी हुआ करता था। और इस तरह इन लोगों ने सभ्यता पर इतना ध्यान दिया कि इन्होंने अपने घरों के अंदर बाथरूम बनाए। इन्होंने क्या किया? अपने घरों के अंदर बाथरूम बनाए। और इस तरह घरों के अंदर बाथरूम बनाकर इन्होंने स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया कि ये लोटा लेकर बाहर नहीं जाते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी गांव में स्वच्छता पर ध्यान रखने के लिए गांव गांव में शौचालय बना रहे हैं। ये लोग 5,000 साल पहले ही बना चुके। सोचो। और इन नगरों में एक और खासियत होती थी कि इन नगरों पे जो कमरे होते थे, उन कमरों के बीचों बीच कुएं भी होते थे। मोहनजोदाड़ो के हर मकान में कुएं मिले हैं। कहां मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में। और इन कुओं में पानी भरा होता था, और इसका प्रयोग ये अपने घर की साफ सफाई में किया करते थे। बाल्टी से पानी निकालते थे और पूरे फर्श को साफ कर दिया करते थे। इस घर का पूरा पानी
एक नाली के द्वारा घर के बाहर आता था और घर के बाहर से एक नाली निकलती थी। ये जो घर के बाहर नाली निकलती थी, इसको भी एक फर्श से ढक दिया जाता था, जिससे कि इसमें नाली से बदबू ना आए। और आज भी हमारे घरों का पूरा पानी इसी तरीके से नालियों से होता हुआ घर के बाहर बनी हुई एक नाली में जाता, उसके बाद ये बड़ी नाली में जाता, बड़ी नाली के बाद फिर बड़ी नाली में जाता, उसके बाद तालाब में चला जाता। हाँ, वही तुम जो बोल रही हो, इसको ज्यादा पता है चेम्बर के बारे में। ठीक है। और इस तरीके से जो है ये स्वच्छता पर इतना ध्यान रखते थे कि बदबू तक ना आए नगरों में। सोचो, इन्होंने इतना ध्यान दिया। समझ गए। तो इन्होंने फर्श को ढक दिया। हमारा पुष्पेन जब बचपन में क्रिकेट खेलता था, तब इस नालियों में क्रिकेट खेलते समय गेंद चली जाया करती थी और नालियों में ये घुसकर ऐसे करके गेंद भी निकाल लिया करता था। ये उसको देख नहीं रहा पर निकाल तो रहा है ना। ऐसे मुंडी ऐसे करके निकालते थे ना, ऐसे करके नाली से गेंद भी निकाल लेता था। तब दोस्त इसको सूरवीर कहा करते थे, क्योंकि नाली से गेंद निकालने वाला सूरवीर कहलाता है। हर कोई नाली में हाथ नहीं डालता था। मैंने डाला है, सूरवीर है। मेरे ख्याल से हर लड़कों ने डाला होगा। लड़कियां तो क्या वो छुपन छुपाई में व्यस्त रही, तो उन लोगों ने नालियों से कभी गेंद नहीं निकाली। निकाली क्या तुम लोगों ने कभी? नहीं निकाली। निकाली नाली से गेंद? देखा, उस छोटे से बच्चे ने भी निकाली नाली से गेंद। हम गंदे काम करते थे क्या? गंदे काम नहीं करेंगे बचपन में? तो हमने ऐसे गंदे नाली में से गेंद निकालते थे और गेंद निकाल कर जहां पर भी लोग खड़े होकर ये बात कर रहे होते दोस्त लोग कि भैया क्या करना, अगली बैटिंग किसकी आएगी, नाली में चली गई गेंद, आउट माना जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। तब पुष्पेन ऐसी गेंद निकालता था, बीच में फेंक देता था। तो जो गेंद फेंकी जाती थी उसके जो चिथड़े उड़ते थे, जो पानी उड़ता था वो चेहरे पर, टी शर्टों पे, पेंट पे पूरा कीचड़ लग जाता था। इसलिए व्हाइट टी शर्ट पहन के नहीं आता, बेवकूफ थोड़ी लड़के। ठीक है। पूरा कीचड़ हो जाता था। फिर उसमें से हमारा एक बॉलर जो अपने आप को सुपर फास्ट मानता था, वो उस गेंद को लेता था। उस गेंद को फिर ऐसे लगा के, ऐसे करके फिर वो गेंद भी फेंका करता था। तो डायरेक्ट हम लोगों ने बचपन में नाली चाट ली थी। बेटा किया हो तो फिर तुम बॉलर नहीं होगे, तुम्हें बैटिंग भी नहीं देते होंगे, फिर एम्पायर बनाया जाता होगा। क्या कि नहीं क्या ये? ऐसा कोई लड़का हो ही नहीं सकता जिन्होंने ऐसा ना किया। जिसने अगर गली क्रिकेट खेला होगा तो गली क्रिकेट में तो वो ऐसा करेगा ही करेगा। समझ गए। लेकिन यहाँ के बच्चे क्या करते होंगे? यहाँ तो नाली में गेंद ही नहीं जाती होगी। समझ गए बात को? तो भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन में नालियों को भी ढककर रखा जाता था और फिर पूरे मकानों से पूरा गंदा पानी बाहर निकलता था और गंदा पानी बाहर निकलकर पूरे नगर से बाहर जाकर एक जगह डिस्पोज कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? डिस्पोज कर दिया जाता था। और इस तरह हड़प्पा सभ्यता के नगरों को इस तरीके से बनाया गया कि इन्होंने अपने शहर को भी साफ रखा और शहर में बदबू ना आए इसलिए शहर के बाहर इन्होंने पूरा मटेरियल डिस्पोज कर दिया। मोहनजोदाड़ो, अच्छा, इस सभ्यता में सबसे बड़े बड़े भवन भी मिले हमें, जिसमें मुख्य रूप से हमें जनरल बाथ यानी ग्रेट बाथ मिला है। ये जनरल बाथ हमने देखा। ठीक है, चारों तरफ घिरा हुआ है। आसपास पुरोहितों के आवास थे, ये पुरोहितों के आवास हैं। भाई साहब लोग रहा करते होंगे यहाँ पे, पूजा करते होंगे। हमें ग्रैंडी हाउस यानी अन्नागार मिला है, मीटिंग हाउस यानी सभा भवन मिला है। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो याद रखना, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाजों को रखने के लिए बनाए गए अन्नागार है। बड़े बड़े गोदाम थे इनकी सबसे बड़ी इमारत। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी भी प्रकार के आडंबर को यूज नहीं करते थे। ये बकायदा ये
मतलब बगैर अलग अलग प्रकार के दिखावे पे वकील नहीं करते थे कि ये करेंगे तो पहचाने जाएंगे, वो करेंगे नहीं, जितनी जरूरत है उसको करो, परेशानी में कोई नहीं जाएगा। ठीक है। ये सुंदरता से अधिक जो हमारे लिए उपयोगी है उस पर ध्यान रख। ये कितना सुंदर बन रहा है उससे डिपेंड नहीं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर इस सभ्यता के लोगों ने ध्यान दिया। बाकी सबने किस पर दिया? सुंदरता पे। और इजिप्त वालों ने तो पिरामिड बना बना के लोगों की एस्टेसी कर डाली। सिंधु सिविलाइजेशन के नगरों की अगर बात की जाए तो इनके जो भवन होते थे, इन भवनों के बीच में एक आंगन भी होता था। इन्हीं आंगन के चारों तरफ कुएं, वो कमरे होते थे जो 4 से 5 कमरे होते थे, एक रसोई घर और एक स्नानागार भी होता था। अभी बनाया मैंने मैप। अधिकांश घरों में क्या पाए जाते थे? कुएं। कुएं सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? मोहनजोदाड़ो में पाए जाएंगे। सामान्यतः मकानों को बनाने के लिए पकी हुई ईंटें, याद रखना कैसी ईंटों का प्रयोग करते थे ये? कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करके नालियों को भी पक्का कर दिया गया। निकालो गेंद अब इसमें से। नालियों को भी पक्का बनाया गया। कुओं और दहलीजों के निर्माण में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, इसलिए कुएं हमें मिल गए, वरना कुएं हमें नहीं मिलते। और इस तरह कुओं को भी पकी हुई ईंटों से प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है। तो टाउन प्लानिंग को हम लोग आगे फिर कंटिन्यू रखेंगे कि किस तरीके से और इन्होंने टाउन प्लानिंग करी थी। तो ठीक है, समझ में आया हड़प्पा सिविलाइजेशन? ठीक है, तो बाकी फिर हम लोग कल करते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।